हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आदित्य पाठक फ्रॉम स्टडी टुडे। और आज की इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की। तो ये जो टॉपिक मैंने चुना है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका मतलब क्या है? देखिए, आप किसी भी क्लास में अगर आप ये वीडियो उस टाइम पीरियड में देख रहे हैं जब आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तब तो ये वीडियो बहुत कामफुल होने वाला है। ये आपको लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट देगा। लेकिन अगर आपने पहले केमिस्ट्री पढ़ रखी है और अभी आप 8th 9th 10th क्लासेज में है, तो ये वीडियो तब भी आप देखिए, ताकि आपका जो बेसिक्स है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बेसिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप जब कई घर बनते हुए देखते होंगे, बहुत ही पुराना एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ, कभी घर बनते हुए देखते होंगे तो उसकी जो बेस होता है, मतलब जो उसका तना होता है, उसको सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, तभी ऊपर बिल्डिंग जितनी ऊपर बनेगी उतनी ताकतवर रहेगी। प्लांट्स भी जो होते हैं वो दो तरफ में डायरेक्शन में मूव करते हैं, शूट भी ग्रो करता है, रूट भी ग्रो करता है। जितना लंबा शूट ऊपर होता है उतना ही नीचे अंदर रूट भी होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स के बेसिक्स को समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे एटम की, फिर हम लोग बात करेंगे मैटर्स की, पार्टिकल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर, एटॉमिक नंबर। शायद आपको ये पहले से भी पता होगा, तब भी प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि एक थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा केमिस्ट्री में सबसे पहले बात जो होती है वो होती है एटम्स की। ठीक है, तो अब एटम क्या होता है? मैंने यहां लिखा है यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब मैटर जो भी चीज है, अभी हमें मैटर का मतलब मैंने नहीं बताया। जो भी चीज है, मैटर कोई चीज होती है, उसके अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल हो सकता है, या जो मैटर का सबसे छोटा उसको तोड़ तोड़ सकते हैं, वो हमारा होता है एटम। ठीक है, अब समझते हैं मैटर क्या होता है। सबसे छोटा पार्ट आप कह सकते हैं, सबसे छोटी चीज। अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव इट्स ओन मास इज कंसिडर्ड टू बी मैटर। व्हाट मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसका खुद का कोई मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। पेंसिल, पेन, मार्कर, इंक, ठीक है, आप, मैं, हम सब लोग मैटर है, क्योंकि हम लोगों की एक मास है और हम लोग स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब आप पूछोगे भाई ऐसे तो दुनिया की हर चीज़ मास है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। एनर्जीज जितनी भी फॉर्म की होती हैं वो मास नहीं होती हैं, मतलब वो मैटर नहीं होती हैं। थॉट्स मैटर नहीं होते हैं, है ना? तो मतलब एनर्जी जैसे हीट एनर्जी नॉट अ मैटर, क्योंकि उसका मास भी नहीं है और ना ही कोई वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मुझे लगता है आप मैटर को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो डेल्टन ने कहा था, डेल्टन वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम इज द इनडिविजिबल यूनिट। मतलब एटम को और डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन ये बात सच नहीं थी, क्योंकि आगे उसके बाद के टाइम में 3 नए पार्टिकल्स ढूंढे गए जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स। तो समझते हैं एक एक के नाम को। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम इज प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स, नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। तो अब इन जो हमने 3 पार्टिकल समझे, इनको थोड़ा एटम के हिसाब से समझते हैं। देखिए, एटम जो होता है इसके 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस और इसके ऑर्बिट्स। ठीक है, अब समझते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर हमारे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके जो शेल्स होते हैं, इन्हें शेल्स भी कहते हैं, या जो ऑर्बिट होते हैं, इनके अंदर होता है हमारे इलेक्ट्रॉन। ई माइनस में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपका तो इतना अगर आपने समझ लिया, कहा न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना अगर क्लियर है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब इसके बाद हमने 4 चीजें ये समझ ली केमिस्ट्री की, बहुत ज्यादा बेसिक्स। अब आ जाते हैं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वर्ड्स मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो हम इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई सिली मिस्टेक ना हो। तो देखते हैं मास नंबर क्या है। देखिए, 9th क्लास में आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे कि एटम के अंदर का जो टोटल मास होता है वो उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है।
मतलब एटम का जितना भी टोटल मास है वो सारा उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो आप बोलेंगे भाई इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मास होता है लेकिन नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा कम होता है, तो हम उसके मास को काउंट नहीं करते हैं। तो मास नंबर यानी एटॉमिक मास कह सकते हैं। तो एटॉमिक मास कहां पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं अगर हम उनका सम निकाल लें तो हमें मास नंबर मिल जाएगा। दैट मींस मास नंबर, न्यूक्लियस में क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। याद रखना, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और एक बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल हो, सम केसेस में होता है। केमिस्ट्री में एक सबसे बहुत वस्तु आता है कि केमिस्ट्री जो है ये पूरा सब्जेक्ट जो है इसमें कोई बात फिक्स नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ कभी भी चेंज हो सकती है। तो इसमें कभी भी फिक्स मत मानिए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इक्वल है, ठीक है। और केमिस्ट्री फिक्स नहीं है, याद रखिएगा मेरी बात, आगे आप पढ़िएगा तो खुद समझिएगा। और उसके बाद हम बात करें अगर, तो ठीक है, मुझे लगता है कि यहां तक आप मास नंबर को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। क्या बात बोली मैंने? जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा एटम के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि एटम को हमेशा न्यूट्रल रहना होता है, एटम को बैलेंस्ड रहना होता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा प्रोटॉन हो गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसको हमेशा न्यूट्रल रहना होता है। तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। अब हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब आप पूछोगे कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल क्यों होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी तो हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, ये हिल डुल नहीं सकता, ये अपनी जगह पे सीमित है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर सकता है, ये कभी एटम से बाहर जा सकता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन एटम में एंटर हो सकता है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसको एटॉमिक नंबर के फॉर्म में लिया जाता है। होप आपने ये जो वीडियो था ये आप अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार रिवाइज कर लीजिए।